हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, उनके शासनकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए, किन कामों की वजह से लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, एंड कौन से ऐसे काम थे जो उनके इतिहास में काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हैं याद किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आपसे कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनको जोना खान भी कहा जाता था एंड क्राउन प्रिंस भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनको किन किन नामों से जाना जाता था। कुछ लोग हैं इनको सन की राजकुमार कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग इनको पागल सुल्तान भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स है, वो एडजेक्टिव्स जो लोग इनके बारे में यूज़ करते हैं, जैसे पागल सुल्तान, सन की राजकुमार। ठीक है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख या फिर बुद्धिमान बेवकूफ़, ये सब एडजेक्टिव्स इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको इतिहास में इस नज़र से देखा जाता है, तो वही जानेंगे। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो 18वें सुल्तान थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के कुल कितने सुल्तान हुए थे, उनसे पहले 17 सुल्तान हुए थे एंड उनके बाद वो 18वें सुल्तान थे। तुगलक डायनेस्टी के अंदर सेकंड सुल्तान थे वो, अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो, एंड अगर वैसे टोटल देखें तो 18वें नंबर पर थे। ठीक है, उन्होंने फरवरी 1325 से 1351 तक शासन किया। ठीक है, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे घियासुद्दीन तुगलक, वो उनके सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1325 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उनके पिता कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक, जिनका असली नाम गाजी मलिक था एंड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार कर, उनका मर्डर कर कर वो बैठे थे सिंहासन के ऊपर। ठीक है, उनके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया। ठीक है, अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके आगंतुकों के विवरण में उन्हें विचित्र चरित्र वाला अमानवीय संकी बताया गया है। ठीक है, उनके जो आसपास के लोग थे वो उनको क्या कहकर पीछे से संबोधित करते थे? अमानवीय संकी। एंड आज भी उनको इतिहास में अमानवीय संकी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, ऐसा आदेश दिया था उन्होंने जिसमें कंप्लीटली इलीगल फीलिंग आती थी। ठीक है, जो बिल्कुल इलीगल है, ऐसा आदेश उन्होंने दिया था जो बहुत ही गलत है, मानवीय दृष्टि से अपराध है। तो उन्होंने क्या आदेश दिया था? उन्होंने आदेश दिया था कि हिंदू शहर कन्नौज के सभी निवासियों का नरसंहार कर दिया जाए। तो उन्होंने जब ये आदेश दिया तब से उनको अमानवीय संकी कहा जाने लगा। ठीक है, वह अपनी बेतुकी नीति के लिए भी जाने जाते कि उन्होंने इतनी बेतुकी नीतियाँ बनाई थी जितनी किसी भी सुल्तान ने नहीं बनाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत रुचि थी, काफ़ी इंटरेस्ट था। ठीक है, वह बहुत सारी भाषाओं में कुशल थे, जैसे फारसी, हिंदवी, अरबी, संस्कृत एंड टर्की। बहुत सारी लैंग्वेज आती थी उनको, बहुत ज्ञानी भी थे वो, लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए जो कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं करता। ठीक है, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री तथा न्यायविद इब्न बतूता जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक में सुल्तान के दरबार के बारे में काफ़ी बातें बताई है। तो ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इब्न बतूता जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में, इब्न बतूता जो थे वो एक ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे एंड उन्होंने कुछ बातें लिखी इंडिया में। उन्होंने जो जो देखा वो उन्होंने सारा अपनी बुक्स में लिखा एंड उन्होंने ही अपनी बुक में क्या लिखा था? उन्होंने अपनी पुस्तक में सुल्तान के दरबार में बिताए समय के बारे में लिखा है। ठीक है, उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। क्या किया उन्होंने? अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। अब ये जो फैसला उन्होंने लिया था, इसी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। अब उन्होंने क्या किया? वो दिल्ली में थे तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली से
वो दौलताबाद यानी कि दक्षिण तक कैसे शासन किया जाए। उत्तर से दक्षिण तक शासन करना उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि दक्षिण की तरफ एक देवगिरी नाम की जगह थी जो कि बीच में पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि देवगिरी से उत्तर की दिशा की ओर भी शासन अच्छे से हो जाएगा एंड दक्षिण की तरफ का शासन भी अच्छे से हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोचकर क्या किया, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। अब ये जो निर्णय था ये उनका बहुत ही मजाक वाला इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैलेस बनवाया पहले उन्होंने देवगिरी में अपने लिए, एंड अपने जो उनके नोबल्स थे उनके लिए भी रहने की जगह बनवाई, क्योंकि जब राजधानी स्थानांतरित की जाती है तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशानी उठानी होती है, क्योंकि सारे लोग, सारे नोबल्स, सारे मंत्री, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स जाते हैं राजा के साथ एंड राजा का पूरा परिवार भी जाता है वहाँ पर अपनी राजधानी में, नई राजधानी में। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो जब इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया तो वो 600 मील की दूरी पर थी। तो वो सभी लोगों को अपने साथ दिल्ली से देवगिरी लेकर गया, ठीक है। अब दिल्ली से पहले लोग देवगिरी गए, फिर उसने कुछ दिन देवगिरी में बिताए, फिर उसने सोचा कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ शासन करना मुश्किल हो गए। तो उन्होंने फिर से फैसला लिया कि जो राजधानी है उसको वापस दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब इसमें क्या हुआ आप खुद सोचिए, पहले लोग इतनी दूर चलकर देवगिरी गए एंड फिर वो राजा उनको बोलता है, वो अच्छे से सेटल भी नहीं हो पाते वो लोग, कुछ ही दिन हुए थे कि उसने फिर से फरमान निकाल दिया कि अब सारे लोग वापस दिल्ली जाएंगे एंड वो भी अपने सारे नोबल्स के साथ दिल्ली गया फिर से। इस यात्रा में क्या हुआ, हज़ारों बच्चों की, महिलाओं की मृत्यु हो गई, ठीक है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा चलेंगे 600 मील कम तो नहीं होता एंड वो पैदल चल कर गए थे। राजा था वो तो घोड़े पर बैठ के गया, उसका परिवार जो था वो भी आराम से सुविधा से गया, लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो आम नागरिक कैसे गए थे, पैदल चलकर। तो उनको इतनी दूर दूर पैदल चलेंगे तो क्या होगा, उनको भूख लगी, प्यास लगी, साथ में थक गए थे एंड इतनी थकान में हज़ारों महिलाओं तथा बच्चों की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी बुराई भी की जाती है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अन्य धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। कोएग्जिस्टेंस यानी कि जिसे बोलते हैं, वो मानता था कि सारे धर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इस सुल्तान ने 1328 के दौरान जैन भिक्षु जीन प्रभा सूरी को सम्मानित किया था। इन्होंने जैन भिक्षु को सम्मानित किया, ठीक है। पीटर जैक्सन ने उल्लेख किया है कि मोहम्मद एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने हिंदू उत्सवों में भाग लिया। इकलौता ऐसा सुल्तान था ये जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया, जैसे होली भी खेली इसने एंड जो हिंदुओं के बाकी फेस्टिवल्स होते हैं वो भी मनाए, ठीक है। अब सेकंड जो काम किया था उसने, वो क्या किया, टोकन करेंसी जारी कर दी, ठीक है। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि उनके टकसालों द्वारा विभिन्न आकृतियों व आकारों के भिन्न भिन्न सिक्के बनाए जाते थे जिसमें डिज़ाइन और फिनिशिंग की कलात्मक पूर्णता का अभाव था। 1330 में देवगिरी के अपने असफल अभियान के बाद उन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी जारी की, ठीक है। टोकन करेंसी जो थी कैसे बनाई जाती थी, पीतल तथा तांबे के सिक्के सिंपली ढाल दिए जाते थे, ठीक है, जिनका मूल्य सोने व चांदी के सिक्कों के बराबर उसने कर दिया। अब ये जो करेंसी उसने बनाई, इसका ना तो कोई विशेष डिज़ाइन था, ना ही इसमें कुछ कलात्मक था, ठीक है। सिंपल उसने पीतल के और तांबे के सिक्के ढालने शुरू कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जो स्वर्णकार लोग थे, जो पीतल का काम करते थे, जो ऐसे लोग थे जिनको पता था कि कैसे धातु को ढाला जाता है सिक्के के रूप में, उन्होंने खुद के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। घर घर में लोग अपने सिक्के बनाने लग गए एंड करेंसी की भरमार हो गई, ठीक है। हर घर में इतना पैसा हो गया, ठीक है, क्योंकि सबने अपने घर में सिक्के जारी करने शुरू कर दिए, ठीक है। एंड कंप्लीट स्टेट में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब ये पहचानना मुश्किल था कि कौन सा सिक्का असली है, कौन सा सिक्का नकली है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनको पता चल गया कि भाई नकली सिक्के भी हैं।
तो उन्होंने सिक्के एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। अब क्योंकि वो सिक्के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि उन्होंने अपना सामान बेचना भी बंद कर दिया। अब सामान बेचना बंद हुआ तो इकोनॉमी क्या हो गई, कंप्लीटली स्पॉइल हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, बहुत मुश्किल से मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे करके ये सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति तो तब हो गई थी जब व्यापारियों ने अपना सामान बेचना बंद कर दिया, जिससे जो आम नागरिक थे उनको अपनी मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें नहीं मिल पा गई थी। ठीक है, जिसके लिए सबने राजा को कोसना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सिक्के असली है, सबके सिक्के असली लग रहे थे क्योंकि राजा ने जो सिक्के जारी किए थे उसका कोई विशेष डिज़ाइन नहीं था, तो लोगों ने अपने घरों में ही सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। बाद में बहुत मुश्किल से ये चीज़ बदली गई, फिर से सोने चांदी के सिक्के उसने लाए जो कि विशेष डिज़ाइन के बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो उसने उससे बेवकूफ़ी वाला काम किया वो क्या करता था, जो भी लोग होते थे, जो भी लोग बाहर से आते थे, उनको उपहार में, पुरस्कार में वो सोने की चीज़ें देने लग गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, सोने की धातु की बनी हुई चीज़ें उपहार में देना शुरू कर दिया, पुरस्कार में देना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, हर व्यक्ति के पास सोना बहुत बढ़ गया एंड उसका जो सोना था वो बहुत कम हो गया। राजकोष का सोना उसने खाली कर दिया। ठीक है, इसके अलावा उसने अपने जितने भी पैसे थे, जितनी भी मुद्रा थी, उसको हथियार तथा घोड़ों को खरीदने में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो राजकोष था उसमें सिक्कों की कमी हो गई। ठीक है, तो उसका जो राजकोष, आपको पता ही है, जिस राज्य का राजकोष खाली हो जाता है वो राज्य डेवलपमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये भी उसने बहुत ही बेवकूफ़ी वाला एक काम किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अगर उसका व्यक्तित्व जाने तो मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही सख्त मुसलमान था। दिन में 5 बार वो नमाज़ पढ़ता था, रमज़ान पढ़ता था, रमज़ान में रोज़े रखता था वो। ठीक है, एंड उसको सभी ज्ञान का आदमी कहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। ठीक है, उसे दर्शन, चिकित्सा, गणित, धर्म, फारसी, उर्दू, हिंदुस्तानी सारे विषयों में रुचि थी, सब के बारे में उसको नॉलेज भी थी। ठीक है, एंड उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जो भी उसने किया वो सारा क्या था, उन सब के लिए वो हंसी का पात्र ही बना लोगों के बीच में। ठीक है, अच्छा, इब्न बतूता ने ये भी बताया है कि वो अपने फैसले पर यह भी लिखा है कि वह अपने फैसले पर निर्भर रहता था तथा शायद ही कभी दूसरों से सलाह लेता हो। अच्छा, उसकी एक बात जो थी वो बहुत अच्छी थी कि वो कोई भी काम सलाह लेकर नहीं करता था, लेकिन ये चीज़ उसकी कमज़ोरी बन गई। क्यों कमज़ोरी बनी, क्योंकि वो इतना ज्ञानी नहीं था कि वो सही फैसले ले सके। वो कोई भी काम दूसरों से पूछ कर नहीं करता था, इसलिए वो जो भी काम करता था वो सारा उल्टा हो जाता था। जैसे उसने जब ट्रांसफ़र की अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करने वाला जो फ़ैसला लिया था दिल्ली से देवगिरी वाला, वो भी उसने किसी से पूछ कर नहीं लिया, जिसकी वजह से वो फ़ैसला भी उसका उल्टा हो गया। ठीक है, इसके अलावा उनके बारे में इब्न बतूता जो है वो लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत कठोर दंड देने के लिए भी प्रसिद्ध थे। वो बहुत ही कठोर दंड देते थे, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई गंभीर अपराध कर दे तो उसके हाथ कटवा देना, ऐसे बहुत ही कठोर दंड वो देते थे। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा उपहार देने के लिए भी फेमस था। जैसे जब कोई व्यक्ति उसको उपहार देता था तो वो उस व्यक्ति से डबल ट्रिपल ज़्यादा उसको उपहार देता था, गिफ्ट देता था इन रिटर्न। क्यों, ये दिखाने के लिए कि वो कितना ऊंचा है। ठीक है, अपना कद ऊंचा दिखाने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। एग्ज़ाम में आपके लिए ये इनफ है, अगर आप यही लिख देंगे तो आपको 6 मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।